नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे मानव में पाए जाने वाले विभिन्न तंत्र। और उन तंत्रों के अंतर्गत हमने पढ़ लिया था पाचन तंत्र। आज का हमारा टॉपिक जो होगा वो होगा श्वसन तंत्र। तो स्टार्ट करते हैं इसको। श्वसन, देखो श्वसन होता क्या है। पर्यावरण, रक्त और कोशिकाओं के मध्य CO2 व O2 का आदान प्रदान करना ही क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। पर्यावरण का कैसे? इस चीज को यहां समझना कि पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों कैसे हैं? दोनों ही कहाँ है? वायु में। कहाँ है दोनों? वायु में। ऑक्सीजन नासा द्वार के द्वारा हम ग्रहण करते हैं और कहाँ पहुंचाते हैं? फेफड़ों तक पहुंचाते हैं। अब इन फेफड़ों से रक्त में ये ऑक्सीजन पहुंचती है। रक्त से विभिन्न कोशिकाओं व अंगों तक ये ऑक्सीजन पहुंचती है। अब क्या होता है? कोशिकाएं इस ऑक्सीजन का उपयोग करके किसका निर्माण करती है? CO2 का, विभिन्न क्रियाओं के द्वारा। अब ये CO2 पुनः कहाँ पहुंच जाती है? रक्त में। ये रक्त पुनः कहाँ पहुंचाता है CO2 को? फेफड़ों में। और फेफड़े क्या करते हैं? इस CO2 को पर्यावरण में पुनः बाहर निकाल देते हैं। यह पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है? श्वसन कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। श्वसन प्रक्रिया के दौरान O2 युक्त वायु श्वास नलियों के जरिए फेफड़ों की कूपिका में पहुंचाई जाती है। कूपिका की झिल्ली जो अत्यंत महीन होती है, जिसमें रुधिर केशिका वाहिनियों का एक जाल होता है, वहाँ क्या होता है कि रक्त जो होता है वो O2 को ग्रहण करता है तथा CO2 को वायु कोशिकाओं में मुक्त कर देता है, छोड़ देता है। रक्त O2 गैस को विभिन्न अंगों व ऊतकों तक पहुंचाता है। ये चीज हमने अभी देख ली थी। आगे बढ़ते हैं। ये जो है हमारे श्वसन तंत्र के अंदर जो विभिन्न अंग जो हैं, उन सारे अंगों के बारे में ये चार्ट है। यहाँ पर मुख होता है। देखिए मुख जो होता है श्वसन तंत्र में मुख्य अंग नहीं होता, लेकिन मुख को द्वितीय अंग के तौर पर देखा जाता है। यह द्वितीय अंग माना जाता है। क्यों माना जाता है? कि जब हमें आवश्यकता होती है अधिक श्वसन की, तब मुख द्वारा श्वसन किया जाता है। अब ये मार्ग क्या है? देखो, सबसे पहले वायु जो होगी नासिका में प्रवेश करती है। नासिका से होती कहाँ पहुंचती है? ग्रसनी में। ग्रसनी से लेरिंग्स तक पहुंचती है, जो कि स्वर यंत्र होता है। लेरिंग्स से वायु कहाँ पहुंचेगी? श्वास नली में। देखो यहाँ पर एपिग्लोटिस पाया जाता है, जिसके बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। एपिग्लोटिस क्या करता है? वायु को तो श्वास नली में और भोजन को भोजन नली में पहुंचाने का कार्य करता है। श्वास नली आगे जाके दो भागों में बढ़ जाती है, जिन्हें कहा जाता है श्वसनी। श्वसनियाँ भी वापस छोटे छोटे भागों में बढ़ जाती है, इन्हें क्या कहा जाता है? श्वसनिका। और श्वसनिका के जो मुख होते हैं या किनारे जो होते हैं, उन किनारों के ऊपर जो होती है वो होती है कूपिकाएं। अब ये कूपिकाएं जो होती है, ये क्या होती है? हमारे श्वसन की क्रियात्मक इकाई होती है। गैसों का आदान प्रदान इन्हीं कूपिकाओं के ऊपर किया जाता है। आगे चल के हम ये देखेंगे। अब ये सारे जो अंग हैं, श्वसनी, श्वसनिका, कूपिकाएं, ये सब एक संरचना के अंदर फिक्स रहते हैं। और ये संरचना क्या होती है? हमारे फेफड़े। ये जो संरचना है, ये जो है, ये होती है मध्यपट, या फिर इसको कहते हैं डायफ्राम। और ये डायफ्राम जो होती है पेशी संरचना होती है। और हमारे श्वसन में सबसे महत्वपूर्ण मांसपेशी होती है, वो कौन सी होगी? डायफ्राम होती है।
फिर है हमारे श्वसन तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है, ऊपरी श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र और श्वसन मांसपेशियां। पहले में आते हैं हम लोग ऊपरी श्वसन तंत्र में। देखो ऊपरी श्वसन तंत्र में कौन कौन से अंग आते हैं, नासिका, मुख, ग्रसनी और लेरिंग्स या स्वर यंत्र। फर्स्ट टॉपिक कौन सा हो गया इसमें, नासिका। देखिए सबसे पहला श्वसन अंग है जो कि शरीर से बाहर दिखाई देता है। स्टार्ट कहां से होता है, ये नासाद्वार से, और इसके 2 भाग होते हैं जो कि एक हड्डी या एक उपास्थि और एक झिल्ली के द्वारा 2 भागों में विभक्त होता है। और ये जो नासिका गुहा जो होती है कहाँ खुलती है, नासा ग्रसनी में खुलती है। नासिका गुहा में देखो महीन बाल, श्लेष्मा, पक्षमाभ होते हैं। ये क्या करते हैं, हम जो वायु लेते हैं उसमें धूल कण, पराग कण, फफूंद या जो सूक्ष्म जीव होते हैं, उन सूक्ष्म जीवों को यहाँ पर रोक देते हैं और आगे फेफड़ों तक शुद्ध वायु को पहुंचाते हैं। नेक्स्ट जो है वो है मुख। देखिए मुख जो होता है, अभी बताया था मुख द्वितीयक अंग के तौर पर कार्य करता है। ये मुख्य अंग नहीं है, लेकिन जब हमें श्वास लेने की अधिक आवश्यकता हो, जैसे हम कहीं दौड़ लगा के आए हैं तो हमें अधिक वायु की आवश्यकता होती है, तो हम क्या करते हैं, मुख के द्वारा सांस लेते हैं। तो आवश्यकता होने पर ये श्वास लेने में काम आता है। और दूसरी बात ये कि हम जो मुख द्वारा जो वायु लेते हैं वो कभी भी शुद्ध वायु नहीं होती है। उसके बाद ग्रसनी। नासा ग्रसनी नासिका गुहा के पृष्ठ भाग में पाए जाने वाला ग्रसनी का प्रथम भाग होता है। हम लोगों ने जब ग्रसनी पढ़ी थी तब इसमें पढ़ा था कि इसकी ग्रसनी के 3 भाग होते हैं, नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी और एक स्वयं जो ग्रसनी जो है वो। अब ग्रसनी जो होती है, ग्रसनी के मुख, अब ग्रसनी जो होती है, नासा ग्रसनी जो होती है वो ग्रसनी का प्रथम भाग होती है। अब यहां से वायु नासिका गुहा द्वारा नासा ग्रसनी में प्रवेश करती है। नासा ग्रसनी से ये कहाँ पहुंचती है, मुख ग्रसनी में, और यहाँ से ये एपिग्लोटिस की सहायता से कहाँ प्रवेश कर जाती है, स्वर यंत्र में प्रवेश कर जाती है तथा श्वास नली में प्रवेश करती है। अगला जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, स्वर यंत्र या लेरिक्स। यह कंठ ग्रसनी व श्वास नली को जोड़ने वाली एक छोटी संरचना है जो लगभग 9 प्रकार की अस्थियों से बनी होती है। एपिग्लोटिस क्या करता है, इसका कार्य हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि भोजन को स्वर यंत्र में जाने से रोकता है, भोजन को भोजन नाल में और श्वास को श्वास नाल में भेजता है। अब स्वर यंत्र जो होता है इसमें एक स्वर रज्जु पाया जाता है। स्वर रज्जु क्या करता है, हवा के बहाव से कपकपी पैदा करता है जिससे कि अलग अलग तरह की ध्वनियां उत्पन्न होती है। अब दूसरा पॉइंट जो है वो क्या है, निचला श्वसन तंत्र। देखो निचला श्वसन तंत्र में कौन कौन से अंग है, श्वास नली, श्वसनी, श्वसनिका, कूपिका आदि सब किसके अंग हैं, निचले श्वसन तंत्र के, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है श्वास नली। लगभग 5 इंच लंबी, कूट स्तरीय, पक्षमाभी उपकला द्वारा रेखित सी आकार की उपास्थियों के छल्ले से बनी होती है। अब ये सी आकार के छल्ले क्या करते हैं, इस श्वास नली को आपस में चिपकने से रोकते हैं और हमेशा क्या करते हैं, खुला रखते हैं। ये आप महसूस कर सकते हो हाथ लगा के, ये आपकी उपास्थियां आपको आराम से महसूस हो जाएगी। उसके पश्चात ये श्वास नली जो होती है स्वर यंत्र को श्वसनी से मिलाती है तथा श्वास को गर्दन से वक्ष तक पहुंचाती है। यहाँ जो श्वास नली जो होती है ये 2 भागों में विभक्त हो जाती है। ये भाग कौन से होते हैं, प्राथमिक श्वसनी होते हैं। अब अगला जो पॉइंट है, हमारी जो श्वास नली जो होती है ये श्लेष्मा का निर्माण भी करती है। श्लेष्मा क्या करती है, सूक्ष्म जीवों को यहीं पर रोक देती है और वायु को शुद्ध कर फेफड़ों तक शुद्ध वायु को पहुंचाती है। दूसरा जो पॉइंट है क्या है, श्वसनी और श्वसनिका। अब देखो जो श्वास नली 2 भागों में बटी थी वही 2 भाग क्या कहलाते हैं, श्वसनी कहलाते हैं। ये श्वसनी आगे जाके वापस द्वितीयक श्वसनी,
तृतीयक श्वसनी में विभाजित होती है। अब तृतीयक श्वसनी भी जब आगे विभाजित होगी तो उसको क्या कहा जाता है, श्वसनिका कहा जाता है। उसके पश्चात एक बार इसकी संरचना देखिएगा कि ये तो है हमारा स्वर यंत्र, यहीं पे पाया जाता है एपिग्लोटिस। स्वर यंत्र से जो आगे नली निकल रही है वो कौन सी नली निकल रही है, श्वास नली निकल रही है। श्वास नली आगे जाके दो भागों में विभक्त हुई है जिसे क्या कहा गया है, श्वसनी। ये श्वसनी तीन भागों में विभक्त हो जाती है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, इस तरह से। अब ये जो तृतीयक भाग जो होते हैं उनका आगे विभाजन होता है तो वो क्या कहलाते हैं, फिर श्वसनिका कहलाते हैं। इन श्वसनिकाओं के सिरों के ऊपर कूपिका पाई जाती है जो कि श्वास लेने की जो गैसों का जो विनिमय होता है वो कहाँ पे होगा, कूपिका की सतह पर होगा। अब श्वसनी व ब्रेंक्यूल जो होती है ये एक वृक्षनुमा संरचना बना देते हैं और क्या कहते हैं कि इन ब्रेंक्यूल जो होती है, इन ब्रेंक्यूल की शाखाओं के अंतिम सिरे पर क्या पाई जाती है, कूपिकाएं पाई जाती है। और इन कूपिकाओं के ऊपर ही क्या होता है, गैसों का विनिमय होता है। गैसों का विनिमय कूपिकाओं पे होने के कारण क्या होता है कि जो ये कूपिका है इनको श्वसन तंत्र की कार्यात्मक इकाई कहा जाता है। उसके पश्चात आते हैं फेफड़े। लचीले, कोमल, हल्के गुलाबी रंग के होते हैं जो असंख्य श्वास नलियों, कूपिकाओं, रक्तवाहिनियों, लसिका वाहिनियों और लचीले तंतुओं से निर्मित होते हैं। यानी इन सब अंगों से मिलकर किसका निर्माण हुआ है, फेफड़ों का निर्माण हुआ है। हमारा जो दाहिना फेफड़ा जो होता है वो बाएं फेफड़े से लंबाई में थोड़ा सा छोटा होता है किंतु हल्का सा चौड़ा होता है। पुरुष के फेफड़े जो होते हैं वो स्त्रियों के फेफड़ों की अपेक्षा भारी होते हैं। साथ ही बाएं फेफड़े में 2 खंड पाए जाते हैं और दाएं फेफड़े में 3 खंड पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो बाईं ओर जो हमारा हृदय स्थित होता है, हृदय को स्थान देने के लिए यहाँ पर फेफड़े में 1 खंड कम पाया जाता है। प्रत्येक फेफड़ा जो होता है स्पंजी ऊतकों से मिलकर बना होता है जिसमें कई केशिकाएं और लगभग 30 मिलियन कूपिकाएं पाई जाती है। कूपिका जो होती है कपनुमा संरचना होती है जिस पर हल्की उपकला पाई जाती है जो कोशिका में प्रवाहित रुधिर से गैसों के विनिमय में मदद करती है। यानी गैसों का जो विनिमय होता है वो क्या होता है, कूपिका की सतह के ऊपर गैसों का विनिमय होता है। अब तीसरा भाग जो है श्वसन मांसपेशियां। फेफड़ों में गैसों के विनिमय ये तो कुछ मांसपेशियों की आवश्यकता होती है और इनमें सबसे मुख्य मांसपेशी जो होती है वो होती है डायफ्राम यानी मध्यपट। ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है, इसके बिना श्वसन नहीं होगा। अब मध्यपट जो होता है इसके बाद 2 तरह का श्वसन हमारे अंदर पाया जाता है, बाह्य श्वसन और आंतरिक श्वसन। अब बाह्य श्वसन क्या होता है कि इसमें गैसों का विनिमय हवा से भरी कूपिकाओं तथा कोशिकाओं में प्रवाहित रक्त के मध्य गैसों के आंशिक दबाव के अंतर के कारण होता है। अब ये आंशिक दबाव का जो अंतर होता है वो क्या चीज होती है, इस चीज को यहां पर समझना। ये श्वास नली, ये श्वास नली किसमें विभक्त हो गई, श्वसनी में। श्वसनी वापस अपने छोटे छोटे भागों में विभक्त हो जाती है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, इस तरह से भागों में विभक्त हो जाती है। फिर बाद में श्वसनी किसमें विभक्त होती है, श्वसनिका में। और श्वसनिका के सिरों के ऊपर क्या पाई जाती है, कूपिकाएं पाई जाती है। यहां पर पाया जाता है डायफ्राम। डायफ्राम पेशीय संरचना होती है और ये जो स्थिति होती है ये डायफ्राम की शिथिल अवस्था होती है। कैसी अवस्था होती है, शिथिल अवस्था होती है। जब डायफ्राम जो है अपनी संकुचन की अवस्था में होता है,
डायफ्राम जब संकुचन की अवस्था में होता है तो यहाँ पर देखो ये इसको इतना गैप मिल जाता है जिससे इस फेफड़े का आयतन क्या हो जाएगा, फेफड़े का आयतन बढ़ जाता है। आयतन बढ़ने के कारण क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो दाब होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और अंदर का दाब जो हो जाता है वो कितना हो जाता है 757 mmHg हो जाता है। और जो वायुमंडलीय दाब होता है वो कितना होता है 760 mmHg होता है। तो देखो अंदर की तरफ तो दाब कम हो गया और बाहर की तरफ क्या हो गया, दाब ज्यादा। तो क्या वायु जो होती है वो अधिक दाब से कम दाब की ओर गति करती है, जिसके कारण क्या कौन सी क्रिया हो जाती है, अंतः श्वसन। कौन सी क्रिया हो जाती है, अंतः श्वसन वाली क्रिया हो जाती है। इसके पश्चात क्या होता है कि जो डायफ्राम होता है पुनः अपनी वास्तविक स्थिति में या शिथिल अवस्था में आ जाता है। शिथिल अवस्था में आने के कारण क्या होता है, फेफड़े वापस पिचक जाते हैं। पिचकने का मतलब पुनः अपनी पूर्व स्थिति में आ जाते हैं, जिसके कारण यहाँ पर दाब क्या हो जाता है, दाब कम हो जाएगा, सॉरी दाब क्या हो जाता है, दाब बढ़ जाता है। दाब कितना हो जाएगा 763 mmHg। अब देखो बाहर की तरफ तो दाब ज्यादा हो गया, सॉरी कम हो गया, और अंदर की तरफ दाब क्या हो गया, ज्यादा। तो वायु क्या होगी, अधिक दाब से पुनः कम दाब की ओर गति करती है, जिसे कहा जाता है बाह्य श्वसन। तो इस तरह से अंतः श्वसन और बाह्य श्वसन की क्रिया पूर्ण होती है और पूरे श्वसन का चक्र पूर्ण होता है। अब आज के लिए इतना ही।